Brought to you by Techno Camon 30 series. नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अब तक के जो रुझान सामने आए हैं या फिर आप उसे जीत कह लें, सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है पश्चिम बंगाल लोकसभा सीट को लेकर। पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन भी काम नहीं आया। वहां पर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ी, टीएमसी अलग चुनाव लड़ी और सीपीआई भी अलग चुनाव लड़ी। लेकिन सीपीआई और कांग्रेस के बीच में कई सीटों पर गठबंधन भी हुआ। सवाल ये उठा कि क्या ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अपने ढहे हुए किले को बचा सकती है क्या? क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें जीती थी ममता बनर्जी और वहीं बीजेपी 11 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार कई दिग्गज नेताओं के इज्जत भी साख पर लगे हुए थे और कई सवाल भी उठ रहे थे। सबसे ज्यादा सवाल ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, उनको लेकर उठ रहा था, डायमंड हार्बर लोकसभा सीट को लेकर। जहां से मिमी चक्रवर्ती मैदान में थी, उस सीट को लेकर भी सवाल उठे। उसके बाद कांग्रेस की अगर बात करें तो अधीर रंजन चौधरी की लोकसभा सीट पर भी सवाल उठा बहरामपुर। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के बारे में यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस का गढ़ है और अधीर रंजन चौधरी लोकसभा का सीट बचा लेंगे। लेकिन परिणाम कुछ अलग ही नजर आया है। अधीर रंजन चौधरी अपनी ही सीट नहीं बचा पाए हैं। वहां से यूसुफ पठान चुनावी मैदान में भी क्रिकेट के जैसे ही शानदार प्रदर्शन किए हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर पश्चिम बंगाल में जितने भी वीआईपी सीट हैं, उस वीआईपी सीट का क्या कुछ हुआ है। आपको इस वीडियो में पश्चिम बंगाल के खासकर वीआईपी सीटों के बारे में बताते हैं। साथ में ये बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता से टक्कर लेने वाले बीजेपी का क्या हाल है, क्योंकि इकलौता ममता बनर्जी इकलौता टीएमसी की ऐसी पार्टी है पश्चिम बंगाल में जो ये ऐलान कर चुकी कि हम इंडिया गठबंधन के साथ पश्चिम बंगाल में नहीं रहेंगे। सवाल ये उठा कि बिना इंडिया गठबंधन के ममता बनर्जी बंगाल को कैसे फतेह करेगी। लेकिन ममता बनर्जी ने कर दिखाया। 30 के करीब में सीट इस बार जीतने में कामयाब रही हैं ममता बनर्जी। अभी इस पर काउंटिंग जारी है, 1-2 सीट आगे पीछे हो सकती हैं। लेकिन देखा जाए तो कांग्रेस की कई सीट ऐसे साख के चलते ढह गया है। उसमें अधीर रंजन चौधरी के भी सीट हैं। आपको स्क्रीन पर बताते हैं कि आखिर ममता बनर्जी के गढ़ में पश्चिम बंगाल में क्या कुछ हुआ है। देखिए, 2 सीटों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है। एक कांग्रेस का जो अधीर रंजन चौधरी की सीट थी, लग रहा था कि अधीर रंजन चौधरी अपनी सीट बचा लेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी की सीट शत्रुघ्न सिन्हा वाले आसनसोल लोकसभा सीट को लेकर आसनसोल पे भी कहा जा रहा था कि शत्रुघ्न सिन्हा अपने साख बचा लेंगे, वहां से जीत लेंगे। लेकिन कितने अंतर से, अगर हारेंगे तो कितने वोटों के अंतर से। डेटा में आपको सब कुछ बताते हैं एक एक कर कि पश्चिम बंगाल में नया क्या कुछ हुआ है, पश्चिम बंगाल में खेल क्या होगा और पश्चिम बंगाल में खेला होने वाला फॉर्मूला क्या है। क्या पश्चिम बंगाल को जीतने के बाद ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ दिल्ली के सत्ता पर तो बैठने में अभी तक नाकामयाब तो रहेंगे, क्योंकि एनडीए बहुमत से कहीं ज्यादा आगे है। लेकिन पूर्ण बहुमत सिर्फ बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। लेकिन हम पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं तो पहले पश्चिम बंगाल के वीआईपी सीटों को समझ लेते हैं कि यहां पर वीआईपी सीटों में क्या कुछ हुआ है। देखिए, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खाते में कितने सीट गई। बीजेपी के खाते में 12 सीटें हैं और फिर टीएमसी को 29 सीटें मिली है। पश्चिम बंगाल में कुल लोकसभा की 42 सीटें हैं और कांग्रेस और सीपीआई को सिर्फ 1 सीटें मिली हैं। अब इस हिसाब से अगर देखिए तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें टीएमसी के वीआईपी कैंडिडेट का क्या कुछ हुआ। उसमें सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं सीधे आसनसोल लोकसभा सीट, और आसनसोल से पहले आपको बता दें बहरामपुर लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी मैदान में थे जो कि हार चुके हैं। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी पिछली बार यहां से सांसद थे, लेकिन इस बार हार चुके हैं। यूसुफ पठान क्रिकेटर हैं और इन्होंने यहां से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ा और ये यूसुफ पठान यहां से जीत चुके हैं। काफ़ी मार्जिन से इन्होंने जीता है चुनाव। ये सबसे ज़्यादा वीआईपी सीट थी। इसी सीट को लेकर कांग्रेस को भरोसा था कि अधीर रंजन चौधरी ममता के कई गढ़ को ढा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अधीर रंजन चौधरी खुद ही मात खा गए। बीजेपी की तो बात ही दूर है, बीजेपी तीसरे नंबर पर दिख रही है। निर्मल कुमार साहा तीसरे नंबर पर रहे।
और दूसरे नंबर पर अधीर रंजन चौधरी हैं, यूसुफ पठान पहले नंबर पर हैं टीएमसी के, तो ये सीट भी टीएमसी के खाते में गई। अब दूसरी अगर बात कर लें आसनसोल लोकसभा सीट की, आसनसोल पर भी वीआईपी कैंडिडेट शत्रुघ्न सिन्हा मैदान में उतरे, जो अभी तक के अनुसार से तो यही दिख रहा है आपके स्क्रीन पर कि शत्रुघ्न सिन्हा यहां से जीत चुके हैं। तो टीएमसी के जो दूसरी सीट है वीआईपी सीट, वहां से शत्रुघ्न सिन्हा सबसे आगे हैं और बीजेपी के सुरंजीत अहलूवालिया यहां से दूसरे नंबर पर हैं, पीछे हैं सीपीएम के जो कैंडिडेट है वो तो तीसरे नंबर पर हैं। तो ये सीट भी देखिए टीएमसी के इस बार शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर से इस सीट को बचा लिया है। वहीं पर अगर देखा जाए कि बाकी लोकसभा सीट पर क्या कुछ हुआ, जैसे देखिए वीआईपी सीट जितने हैं उस पे आपको बता देते हैं। वीआईपी सीट में एक डायमंड हार्बर भी है जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी चुनावी मैदान में उतरे और पहला चुनाव मुझे लगता है कि जो जीते हैं वो ये, पिछली बार जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो हार गए थे। अभिषेक बनर्जी इस बार लीडिंग में है, मतलब बीजेपी के अभिजीत दास को पछाड़ते हुए टीएमसी के अभिषेक बनर्जी डायमंड हार्बर से एकदम से आगे चले गए हैं। आप यूं भी कह सकते हैं कि जिस हिसाब से मार्जिन है उस हिसाब से तो जीत पक्की ही है और इसे सुनिश्चित भी कर लिया है अभिषेक बनर्जी ने। तो ये पहली बार होगा अभिषेक बनर्जी चुनावी मैदान में उतरे और फिर जीत भी गए। तो ये हो गया डायमंड हार्बर के बाद। अब देखिए जादवपुर यूनिवर्सिटी जहां पर है फेमस, उस लोकसभा सीट की क्या है, सयानी घोष यहां से चुनावी मैदान में है, बंगाली एक्ट्रेस भी हैं, कई बार विवादित बयानों को लेकर भी चर्चा में रही और पहली बार इन्हें टीएमसी ने चुनावी मैदान में उतारा सयानी घोष को। और फिर सयानी घोष पहली ही बार में अनिबन गांगुली से पीछे, ये अनिबन गांगुली पीछे हैं बीजेपी के उम्मीदवार और सयानी घोष आगे हैं, मतलब आप जीत पक्की ही है कि बस सर्टिफिकेट लेना बाकी है इनको जीत का। और इसके अलावा देखिए कृष्णा नगर की अगर बात करते हैं तो कृष्णा नगर से महुआ मोइत्रा है मैदान में और महुआ मोइत्रा की भी यहाँ पर जीत हुई है और बीजेपी के अमृता रॉय पीछे हैं दूसरे नंबर पर, सीपीएम के एसएम सादी तीसरे नंबर पर रनर अप हैं। वहाँ से मालदा की बात कर लेते हैं, मालदा से ईशा खान चौधरी हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं ये, और ये इन्होंने अपनी सीट को बचाने में कामयाब रही हैं। ईशा खान ये जीत चुकी हैं यहाँ से। और मुर्शिदाबाद की बात कर लेते हैं तो मुर्शिदाबाद से अबू तहर खान टीएमसी के उम्मीदवार यहाँ से जीते हैं। सीपीएम दूसरे नंबर पर है और बीजेपी तीसरे नंबर पर है। बीजेपी को बढ़त जरूर मिली है पश्चिम बंगाल में, लेकिन काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ा है। और यही हाल देखा जाए तो जितने भी वीआईपी सीट हैं पश्चिम बंगाल के, उनमें से 4-5 वीआईपी सीट की तो बात ऐसे ही हो गई कि जहाँ से वो टीएमसी ने बाजी मार ली और कांग्रेस हार गए। उस सब में से देखा जाए तो सबसे पहला जो सीट था वो ये देखिए, एक वर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट है, वहां से कीर्ति आजाद को मैदान में उतारा गया और वो भी टीएमसी के टिकट से मैदान में उतरे और फिर जीत गए हैं। तो ये सारे यहाँ से दिलीप घोष बीजेपी के उम्मीदवार ये चुनाव हार गए हैं यहाँ से। और ये भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ से कई उम्मीदवार वीआईपी कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के उतरे, लेकिन ममता बनर्जी के सामने कोई भी नहीं जीत पाया। और इसके अलावे जो हावड़ा से देखिए प्रसून बनर्जी हैं, ये भी जीत गए हैं। हुगली की अगर बात करें तो टीएमसी के उम्मीदवार हैं रचना बनर्जी, ये भी जीत गई हैं। बीजेपी की लॉकेट चटर्जी हार गई हैं चुनाव। ये सारे वीआईपी सीट थे। तो ये आपको मैंने पश्चिम बंगाल के वीआईपी सीटों के बारे में बताया है। तो ये था पश्चिम बंगाल की लोकसभा सीटों के बाद, जहां पर यह पता चला कि टीएमसी के जितने भी वीआईपी कैंडिडेट थे, कुछ अभिनेत्री रही हैं, कुछ क्रिकेटर रहे हैं और इन क्रिकेटर अभिनेत्रियों के सहारे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी चुनावी मैदान में उतरी और किस तरह से कांग्रेस के साथ गठबंधन ना होते हुए भी, इंडिया के साथ गठबंधन ना होते हुए भी पश्चिम बंगाल में एक नया जलवा क्रिएट कर चुकी है ममता बनर्जी। अब देखना यह होगा कि 2024 वाला असर विधानसभा चुनाव में भी पड़ेगा ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में, या फिर कुछ नया समीकरण निकल कर आएगा। और उसके साथ ही ये भी समझिए कि इंडिया गठबंधन के लिए ममता बनर्जी बीजेपी के लिए क्या कुछ नया खेल कर सकती है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।